हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के अंदर थोड़ा बहुत अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा था। क्लियर। तो उसी सीरीज को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। और इसके अलावा डिफोरेस्टेशन के बारे में अपन समझेंगे। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है कि पेपर को रिसाइकलिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि लगभग जो मान लीजिए कि 35% जो प्लांट्स वगैरह को काटा जा रहा है वो हमारी पेपर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काटा जा रहा है, ठीक है ना। तो अपन आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और इस प्रिपरेशन में आप लोगों की मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आपकी इसमें हेल्प कर रही है, जिनके साथ में आप अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके। और आप लोगों को अपने नोट्स बनाते चलते जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है बेटा। फटाफट इस काम को कर दीजिए। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो हमने कवर कर लिए हैं, जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए अभी तक, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे देख लेंगे पक्का पक्का पक्का। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बता देता हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा। आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से जो फायदा होगा वो ये कि आप इजीली यहां से अपने स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और इसका जो पाथ है आप लोगों के पास में t.me/ttp08 है, ठीक है। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और इजीली यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको शानदार कर सकते हो, ठीक है। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ वो तो 6th क्लास का है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि क्या है 8th क्लास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की हम बात कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की हम बात कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, आप डायरेक्टली जो है प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक सिंपल सा कोड यूज करना है, जो कि है VR Live। क्या है, VR Live। जैसे ही आप VR Live अप्लाई करोगे तो आप 30% डिस्काउंट प्राप्त करने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। जैसे बाय पैकेज पे आप क्लिक करेंगे बेटा तो आप इजीली अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, किसी भी तरीके से आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है ना। और अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 9549041111, यहाँ पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोग मेरे साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. फटाफट से प्रॉमिस को कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
पिछली क्लास की तरह मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि हमारी ये वाली क्लास भी वैसे ही इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों से जब पिछली बार बातें करी थी तो मेरे को फील हुआ कि नहीं यार, बच्चे कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्टिंग मोड देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और वो चीज मिल नहीं पा रही थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ते चले जा रहे थे और कुछ जो है हमें मजा नहीं आ रहा था, है ना। एक तरीके से मजे वाली बात भी होती है, देखो वो कहीं ना कहीं तो इशू बनता ही बनता है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देंगे ना तो मजा आ जाएगा, सिंपल सी बात। ओके, तो आज ही मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी, जितना मुझसे हुआ है मैंने वो पूरा का पूरा लेकर के आया हूं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जैसा कि आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, डेजर्टिफिकेशन क्या होगा। डेजर्टिफिकेशन देखो वर्ड ही बता रहा है, एक वर्ड है डेजर्टिफिकेशन। देखो किसी भी जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर करे हैं, देखो चाहे सेल हो जाए, चाहे हमारा जो है हमने उसके बाद में रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है ना, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, तो हमने सबसे पहले उस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले उस वर्ड का मीनिंग समझा है ना। अब डेजर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा, जो चीज डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो कहने का मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल exposes the hard and rocky lower layer where have very less humus and air as they are less fertile। अब एक बार बताओ, अगर ऊपर वाली जो लेयर है उसकी अगर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो क्या डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी क्या? हम कितना ज्यादा जो है फर्टिलाइजर वगैरह यूज करें, केमिकल्स वगैरह यूज करें, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड की हम बात करें तो उनकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। सोइल बिकम्स लाइक डेजर्ट। अब जो सोइल है जो वहां पे प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इट इज टर्म एज डेजर्टिफिकेशन। ये जो टर्म है या जो डेजर्ट बन रहा है धीरे धीरे, दैट इज नॉन एज डेजर्टिफिकेशन। एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? फटाफट से उतार लो बेटा इसको। मतलब जो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? यहां पे जो हमें इमेजेस वगैरह देखने को मिल रही हैं उस इमेज से भी हम बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे किस तरीके से मान ली जो है पूरी की पूरी जो लैंड है वो पूरी की पूरी क्या हो, किस में कन्वर्ट हो गई है? डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है ना। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन कॉजेस। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से या डिफोरेस्टेशन के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फटाफट से हम देखते हैं। इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा ही होगा। किसकी वजह से? डिफोरेस्टेशन की वजह से। डिफोरेस्टेशन क्या हो रहा है? कहने का मतलब हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हम प्लांट्स वगैरह को क्या कर रहे हैं? काटते जा रहे हैं, और वहां पे हम कुछ लगा तो रहे नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर वहां से हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो हम दूसरी जगह पे जाकर के प्लांट्स वगैरह काटना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, हम तीसरी जगह। लेकिन क्या हमने जो प्लांट्स काटे हैं क्या वहां पे हमने कुछ प्लांट्स लगाए? ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम जैसा कि सुनते आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो समिट्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे हम लोग बहुत सी बात सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में। तो वहां पे एक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना भी है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। भाई ये तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले हवाएं इतनी ठंडी हुआ करती थी कि हमें जो है हमारा काम कूलर में चला जाता था, ठीक है ना। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो एसी वगैरह इतने यूज हो रहे हैं और इनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं इनसे
रेफ्रिजरेटर की मैं बात कर सकता हूँ, इनसे जो गैसेस वगैरह निकल रही है, इनसे जो रिमूवल हो रहा है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा जो है इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लॉवरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। देखिए हमारे पास में वाटर तो बहुत सारा है, होने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7 समुद्र है हमारे पास में, लेकिन क्या वो ड्रिंकेबल थोड़ी ना है ना। लेकिन अगर हम कहें जो हमारे यूज के लिए वाटर की अगर हम बात करते हैं वो तो बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन उसका जो लेवल है वो कितना कम होता जा रहा है। लेकिन इस सबके पीछे रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन भी तो एक रीजन है, और वही पानी हमारे हर यूज में आ रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का यूज हो, हम एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टरबेंस इन द बैलेंस ऑफ द नेचर। जैसा कि अभी की हम बात करें जो कोरोना क्राइसिस हो रहा है, तो पहले के टाइम पे इतनी बीमारियां थोड़ी ना हुआ करती थी, है ना। और अभी जैसे कि अगर अभी की आज की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी जो है सावन का टाइम चल रहा है ना। क्या सावन के टाइम पे इतनी ज्यादा बारिश होने को दिखने को मिल रही है क्या? नहीं ना, टेम्परेचर तो वही इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी तो बैलेंस नहीं है ना। अब क्लाइमेटिक कंडीशन अब धीरे धीरे क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट्स हैं वो भी तो बिगड़ते चले जा रहे हैं, है ना भाई। बहुत ही ज्यादा गर्मी होती चली जा रही है। अब उस गर्मी से बचने के लिए हम लोग जो है यूज कर रहे हैं, अब उनसे जो गैसेस वगैरह निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज द रेनफॉल, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात ही करी थी, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। अब फर्टिलिटी, अब एक बात बताइए, जैसे कि हम फर्टिलाइजर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आज के टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन कब तक ये जो फर्टिलाइजर्स हैं कब तक जो है यूज कर सकते हैं, या हम एक तरीके से ये कहें कि ये कब तक इसकी फर्टिलिटी को बना के रखें। अरे एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सोइल अपना जो फर्टिलिटी है उसको खो देगी, है ना। अभी तो चलो ठीक है, आप एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको जोर जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जब मैं खुद कह रहा हूं कि जब मैं खुद 8th क्लास में था तो हमें हमारे गुरुजी ने समझाया था कि कुछ टाइम के लिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड्स को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि जो उसकी फर्टिलिटी है वापस से गेन हो जाए, है ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वो बिल्कुल फ्री रहता ही नहीं है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फ्री है ही नहीं, और वो फ्री नहीं है इसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी फर्टिलिटी दिन ब दिन क्या होता है, वो गुम होती चली जा रही है। अब एक ही एक क्रॉप अगर हम वहां पे लगाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो सोइल है उसकी फर्टिलिटी एक दिन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो जब नेचर के रिलेशन में, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब नेचर के कांटेक्ट में आएगी तो नेचर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है वापस से बन जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज द चेंज ऑफ द नेचुरल क्लाइमेट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम पे अतिवृष्टि की हम बात कर सकते हैं और अनावृष्टि की हम बात कर सकते हैं। कहने का मतलब कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश है और कहीं बहुत कम बारिश है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कॉजेज हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन की वजह से हो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। ठीक है, हमसे मतलब जो हमने अपने यूज के लिए प्लांट्स वगैरह को काटा है, हमने अपने यूज के लिए प्लांट्स को काटा तो है, लेकिन उनकी जगह हमने कोई प्लांट्स लगाए अभी भी नहीं लगाए हैं। ठीक है ना, फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हो गया, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, हमारे पास में 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व? क्या होगा बायोस्फीयर रिजर्व की? अगर हम बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरिया मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ऐसा एरिया है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किनको? प्लांट्स को और एनिमल्स को। किनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, नॉट ओनली फ्लोरा,
हम लोगों ने पहले भी देखा है फ्लोरा और फोना के बारे में। नॉट ओनली फ्लोरा एंड फोना बट ऑल्सो ह्यूमन इनहैबिटिंग दीज एरिया आर प्रोटेक्टेड। इन एरिया के अंदर जो रह रहे हैं, द बायोस्फीयर रिजर्व आर आइडेंटिफाइड बाय द मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, गिव एग्जाम्पल। तो हमें पता है बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर। अ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इकोसिस्टम विद प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट। इट इज लेबल ऑफ यूनेस्को। किसने, जो यूनेस्को की कैटेगरी के, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनेस्को ने इनमें अपने आप में शामिल किया हुआ है। देयर आर 18 बायोस्फीयर इन इंडिया। एग्जांपल की अगर हम बात करें दिहांग दिबांग, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, और इनको लेबल करता है कौन, यूनेस्को। क्लियर है बेटा। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। चलें आगे। दिहांग दिबांग आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व अभी जस्ट हम लोग देख करके आए हैं, ठीक है। इनको जो इनका जो डेजिग्नेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो यूनेस्को के द्वारा होगा। क्लियर है। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को for representative parts of natural and culture landscapes extending over large area of terrestrial or coastal marine ecosystem or a combination of देयर। मतलब वहां के जो भी जो कॉम्बिनेशन होगा वहां का उससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। फटाफट एज इट इज को उतार लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, फिर हम यहां पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं। पहले नंबर पे तो हमें जो मिल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो है हमें क्या, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसके लिए हम बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने को पता है जेनेटिक्स हो सकती है, जीन्स वगैरह से रिलेटेड होगी, स्पीसीज से रिलेटेड हो सकती है, और इकोसिस्टम से हो सकती है। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या मिल रहा है, कंजर्वेशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है, अरे भाई जो सस्टेनेबल फ्यूचर है, हम एक तरीके से बात कर सकते हैं जो भी जो जंगलों से रिलेटेड है या फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड है, उनको क्या मिल रहा है, एक तरीके से डेवलपमेंट मिल रहा है, आगे ग्रोथ मिलेगी। ओके, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन अ वर्ल्ड नेटवर्क। क्लियर है, हो गया। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए बेटा। 3 चीजें हमारे पास में आ चुकी हैं, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अपन बात करते हैं। किसके बारे में अपन बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अपन बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरल occurring centuries such as island that provide protection for species from hunting। मतलब आप वहां पे किसी भी तरह का कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकते हो। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया हैज डिफाइंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे जो एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया होगा, यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड है, आप कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, कोई भी ना तो काट सकते हो ना किसी तरह की कोई हंटिंग वगैरह कर सकते हो। जब यहाँ पे प्रोहिबिशन हो जाएगा, जहाँ पे एक तरीके से सख्त कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगी, जब वहां पे कोई मारेगा ही नहीं, तो उनकी जो ग्रोथ होगी, जो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे उनकी ग्रोथ होगी, तो
भाई सिंपल सी बात है, उनका सर्वाइवल जरूरी है ना, अदरवाइज क्या होगा, एंडेंजर्ड कंडीशन को फेस करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में, द सेंचुरीज आर जनरली द सेफ हेवन वेयर रेजिडेंट एनिमल आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव एज नेचुरली एज पॉसिबल इन द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट एंड मेंटेनिंग ईच एनिमल अंटिल हिज एंड हर नेचुरल डेथ। कहने का मतलब जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, लेकिन वहां पे आप किसी भी तरह का कोई भी दखल अंदाजी नहीं करो। कहने का मतलब कोई डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, एनिमल सेंचुरीज की अगर अपन बात करें तो इजीली यहाँ पे जो बाघ वगैरह है आराम से सर्वाइव करते हैं। हम लोग जो है इनकी सफारी वगैरह के करने भी जाते होंगे, आप लोगों को पता होगा, जो वहाँ के जो उनके जो पर्सनल व्हीकल वगैरह होते हैं उनके थ्रू हम लोग आराम से घूमने फिरने जाते हैं, और वो इजीली, उनको भी पता है कि हाँ भाई ये आएंगे चले जाएंगे, हमें कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रणथंभौर की अपन बात करें जैसे राजस्थान की, तो वहां पे क्या है भाई, टिकट वगैरह लेते हैं हम लोग और आराम से घूमने फिरने चले जाते हैं। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए अगर इंडिया की अपन बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया हैज ओवर 500 एनिमल सेंचुरीज। अगर एनिमल्स की अपन बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो कितनी है हमारे पास, 500 एनिमल सेंचुरीज है। अमंग दीज द 48 tiger reserve are governed by Project Tiger and are the special significance in the कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर। कहने का मतलब इनमें से जो 48 है वो टाइगर को रिजर्व, मतलब कहने का मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इज राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ठीक है, जो लेटेस्ट है हमारे पास में वो कौन सी है, राजाजी। ठीक है, जो किसके लिए बनाई गई है, टाइगर रिजर्व है। क्या है बेटा, टाइगर रिजर्व है ना। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे टाइगर्स वगैरह। चलें आगे, देखिए फटाफट से, इसको लिख लीजिए फटाफट से एज इट इज। जो लेटेस्ट हमारे पास में रिजर्व है वो क्या है, वो है राजाजी नेशनल पार्क। वो कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का जो रोल है वो क्या है, पहले एक बार आप देखिए, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं क्या होगा। किस किस को प्रिजर्व कर रहे हैं और किस में हेल्प कर रहे हैं, फटाफट से एज इट इज बिल्कुल क्लियर और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो रोल होगा वो, पहला तो हम बात कर सकते हैं वाइल्ड पॉपुलेशन को भाई बढ़ाना। ठीक है ना, लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइब्स, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक बार बताइए, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, वो उनका एकमात्र साधन हमारे पास में फॉरेस्ट ही है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो फॉरेस्ट है, या जो एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हम बात करें तो जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की अपन बात करें एक तरीके से, तो ये जो चीजें हैं ये
कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम बात करें हेल्प किस में करेंगे, एक तो कंजर्वेशन, इनको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई किसी तरह की छेड़खानी नहीं होगी, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो एनवायरमेंट का जो बैलेंस है वो भी बना रहेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है लेकिन वहां तो कम से कम पेड़ पौधे हैं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लियर, उतार लो बेटा, उतार लो फटाफट से। हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या रोल है हमने यहां पे देख लिया है। चलें आगे, पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं। देखिए कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सबसे पहले सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो कब आया था ये, सबसे पहले ये आया था हमारे पास में 1989 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, इट रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनेस्को MAB प्रोग्राम इन नवंबर 2001। नेक्स्ट हम बात करें, सुंदरबन इज ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज द होम ऑफ टाइगर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 6th क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो मैंग्रोव्स है वो क्या है, सुंदरबन है ना। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, न्यू मेटाफोर्स वगैरह वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करें द टोटल एरिया ऑफ सुंदरबन रीजन इज इंडिया, वो है 9600 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क जो करता है किस किस को कैरिंग करेगा, देखिए रॉयल बंगाल टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट लार्जेस्ट मंगल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विद 81 मैंग्रोव्स, फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है, फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। क्लियर है। सुंदरबन के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं ना, हमारे पास में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की अपन बात करते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर की अपन बात करते हैं, ये कहां है, साउथर्न मोस्ट आइलैंड सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी, ठीक है। और कब क्रिएट किया गया था, ये क्रिएट किया गया था 1989 के अंदर, और यूनेस्को ने इसको लिया था कब, 2013 के अंदर। ऑक्यूपाइज अबाउट 85% ऑफ द आइलैंड। नेक्स्ट हम बात करें कोर एरिया, इसका जो एरिया है वो कितना है, 885 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा लगभग 1800 स्पीसीज यहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कहां पे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। क्लियर है। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर हो चुका है हमारे पास में। इससे पहले हम लोगों ने सुंदरबन बायोस्फीयर के बारे में समझा, ठीक है, और हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इनका क्या रोल है इसको समझा, ठीक है। तो फटाफट से अब आगे देखते हैं, वो है गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होगा ये, है ना।
देखिए आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ की अपन बात करते हैं। द 15th बायोस्फीयर रिजर्व डिजाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008 रिप्रेजेंट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेलाइन डेजर्ट एंड सीजनेबल वेटलैंड्स। नेक्स्ट हम बात करें, द रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वास्ट एरिया ऑफ ग्रेट रन, ध्यान रखिएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। कहने का मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 42 आइलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पे एंडेंजर्ड एनिमल ओनली फाउंड इन दिस एरिया या रिजर्व एरिया। नेक्स्ट हम बात करें तो जो पानी वगैरह से रिलेटेड जो एक तरीके से जो कोरल रीफ है, ठीक है ना, कोरल लाइकेन की अपन बात कर सकते हैं, स्पॉन्जेस की अपन बात कर सकते हैं, ग्रीन स्पॉन्जेस की अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही इनको जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है। द मेजर फोना आर कोरल रीफ, कोरल लाइकेन, कोरल स्पॉन्जेस की अपन बात कर सकते हैं, डॉल्फिन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ये किसके लिए है, ये पूरा का पूरा हमारे गल्फ ऑफ कच्छ के लिए है। ठीक है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। चलें आगे, उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, बायोडाइवर्सिटी इन किसके बारे में है ये बताइए फटाफट से, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर। ठीक है, देखिए द टोटल ऑफ 14 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 71 स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो बर्ड्स हैं, और 26 स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, रेप्टाइल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें जो एम्फीबियंस हैं वो कितने हैं, टोटल 10 स्पीसीज है। नेक्स्ट हम बात करें 113 स्पीसीज ऑफ फिशेज हैव बीन रिपोर्टेड इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ GNBR। नेक्स्ट हम बात करें क्रैब ईटिंग मास्क्यू है, शार्क वेराइटीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें जैसे जाइंट क्राउन्स की अपन बात कर सकते हैं, क्रोकोडाइल्स की अपन बात कर सकते हैं, मेराइन टर्टल की अपन बात कर सकते हैं। तो सभी अपन को इजीली यहां पे देखने को मिल जाएंगे। कहां पे, बायोडाइवर्सिटी इन GNBR। क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अपन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर जो है ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। ओके, यहां की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2 लाख से ऊपर है, अराउंड 2 लाख। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन प्लांट्स, एनिमल एंड बर्ड्स। और हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो एज इट इज फटाफट से नीलगिरी बायोस्फीयर को उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए। Nilgiri biosphere declared under the main and biosphere program of UNESCO, a mega diversity how hot spot, बहुत ही यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। अ मेगा डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो कवर करता है कौन कौन से एरिया उसको कवर करेगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका को कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो कितनी होगी, लगभग 2 लाख होगी। ठीक है, अराउंड 2 लाख। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में अपना योगदान दे रही है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में है IUCN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था या एस्टेब्लिशन हुआ था, इसका कब हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है,
वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और नेचुरल अडेप्टेशन या नेचुरल जो मॉडिफिकेशन है या नेचुरल जो अडेप्टेशन होगा, हैबिटेशन होगा, हैबिटेट होगा, वो आपको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट हम बात करें WWF, कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की हम बात करें, ये कब स्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1961 के अंदर, ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट WWF हैज मेंबरशिप ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 23 कंट्रीज। नेक्स्ट हम बात करें IBWL, कहने का मतलब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, इसका जो हम एक तरीके से कहें कि जो जब इसको बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1952 के अंदर इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है आर टू स्पॉन्सर द सेटिंग ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रमोट द पब्लिक इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ। पब्लिक का जो एक तो क्या करना है आपको, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं जो जगह हैं उनको प्रमोट करना है। इसके अलावा जो इंसानों का या ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए छोटी छोटी हम ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई सी भी जो यूनियन है वो हमारे पास में आ सकती हो सकता है कि आपसे पूरा इसका जो नाम वगैरह है वो है पूरा का पूरा इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी जाए और लॉन्ग फॉर्म पूछी जाए। BNHS की अगर हम बात करें तो ये क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। नेक्स्ट हम बात करें UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। MAB जो हम अभी तक देखते आ रहे थे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें उसके बाद में वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट स्पीसीज अमंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर, कौन कौन सी है फटाफट से हम देखते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा द ग्रेट वन ऑरेंज राइनो से है। नेक्स्ट हम बात करें इंडियन टाइगर हो जाएगा, द लोयन हो जाएगा, पैंथर हो जाएगा, केट हो जाएगा, है ना, बियर है, ठीक है, मंकी वगैरह की हम बात कर सकते हैं, वाइल्ड बोर की अपन बात कर सकते हैं, चीतल वगैरह है। फटाफट से देख लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये पूरा का पूरा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और उसके अंदर सिल्वीकल्चर की अगर अपन बात करें तो सिल्वीकल्चर में हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में समझा कि डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट है वो किस किस को जो है कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें बायोडाइवर्सिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में देखा, रेड डेटा बुक के बारे में देखा, एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा। इसके बाद में इन-सीटू और एक्स-सीटू के बारे में हम लोगों ने समझा। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग अभी जस्ट देख करके आए हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे, सेंचुरीज वगैरह हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं, ओके। फटाफट से और माइग्रेशन की अगर अपन बात करें तो जो सीजनेबल कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह अगर इस तरीके से होगी या ब्रीडिंग वाली प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा? मूवमेंट होगा, किनका? बर्ड्स वगैरह का या एनिमल्स वगैरह का। एज इट इज इसको देख लीजिए फटाफट से। जो डेंजर सिचुएशन को फेस कर रही है दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएंगे, है ना। चलते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर, फटाफट से एक बार हम जो है फटाफट से समरी देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की। सिल्वीकल्चर की अगर हम बात करें, ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ में? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, सॉरी फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, तो ये जो डिस्टर्ब हुई है वो किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किनको? फॉरेस्ट वगैरह को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जो स्कीम्स वगैरह, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज वगैरह हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब हमने स्टार्टिंग में इनकी जब सर्च किया, सर्वे हुआ, तो मात्र और मात्र 19%, 19% हमें जो है फॉरेस्ट दिखे थे, उस टाइम पे नजर आए थे।
लेकिन जब गवर्नमेंट ने इनमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो तब जाकर के आज हमारे पास में टोटल मिलाकर के कितना हो चुका है, 33% जो है फॉरेस्ट हमारे पास में। और ये सभी के सभी जो है वो गवर्नमेंट की वजह से हुआ। कहने का मतलब हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अगर हम मान लीजिए वहां जाकर के काटना स्टार्ट कर दें, अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या हम पेड़ों को बचा पाएंगे? नहीं ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अबाउट द पार्क, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर रणथंभौर के बारे में सुना होगा तो वहां पे आराम से आप टिकट वगैरह लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको वहां पे इस तरह से बाघ जो है देखने को मिल जाएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड नेशनल पार्क इन नॉर्थन इंडिया। द पार्क इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर, ज्यादा दूर नहीं है, कोटा से लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है मात्र, ठीक है ना, आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। और उधर से अगर आप जयपुर से आओगे तो जयपुर से कितना है, जयपुर से 130 किलोमीटर पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 392 स्क्वायर किलोमीटर अलोंग विद इट्स नियर बाय सेंचुरीज लाइक द मानसिंह सेंचुरी एंड केला देवी सेंचुरी। यहां पे 2 सेंचुरीज और हैं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। इट इज ऑल्सो काउंटेड एज द फेमस हेरिटेज साइट बिकॉज अ पिक्टोरियल रन्स दैट डॉट द वाइल्ड लाइफ पार्क्स। देखिए किस तरीके से आराम से लोग बाग यहाँ पे सफारी करते रहते हैं, आराम से घूमते फिरते रहते हैं। वहां पे पीछे की तरफ आपको एक जो है व्हीकल नजर आ रहा होगा, उसके पीछे भी एक व्हीकल नजर आ रहा हो, और ये आराम से चलते फिरते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये घूमने के लिए है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस इनको हो नहीं रहा। अगर इनको डिस्टर्बेंस होगा तो फिर हमें भी डिस्टर्बेंस होगा। सवाई माधोपुर में है। चलें आगे। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की अगर अपन बात करें, जहां पे बब्बर शेर मिलते हैं, ठीक है ना, जहां पे बब्बर शेर मिलते हैं वहां की हम बात कर रहे हैं। फटाफट से एक बार देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, गिर की अपन बात करने वाले हैं। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ओनली प्लेस टू सी एशियाटिक लोयंस, यहां पे आपको एशिया में पाए जाने वाले जो लोयंस हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट से एज इट इज देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गिर नेशनल पार्क्स बहुत आसानी से यहाँ पे हमें शेर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क की, तो वहां पे हमें बाघ वगैरह, टाइगर वगैरह जो है वहां पे इजीली हमें देखने को मिल जाएंगे। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क इज द ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जो कहां पर है, गुजरात में स्थित है। इट कवर्स ऑफ अबाउट 1412 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1965। ये कब स्टेब्लिश किया गया था? 1965 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, देयर आर अबाउट 60,000 विजिटर्स गोइंग टू द पार्क एवरी ईयर। यहां पे हमारे पास में 60,000 विजिटर्स गोइंग टू द पार्क एवरी ईयर, हर साल इतने जो है विजिटर्स इजीली यहां पे देखने को आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइनोस की अपन बात कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, जो कहां पर है, आसाम इंडिया में है। और राइनोस आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। इनके लिए यहां पे बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है यहां पे। काजीरंगा नेशनल पार्क
हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक है आज का, हाउ इज पेपर रिसाइकल्ड। पेपर को हमें क्या करना है, रिसाइकल करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे यूज के लिए लगभग 35% जो वैसे तो काटे जा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं, ठीक है, या प्लांट्स वगैरह जो कट रहे हैं, तो लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो पेपर है, हमारे लिए पेपर यूज होता ही है, हम हमारे नोट्स वगैरह बनाते हैं, प्रिपेयर वगैरह करते हैं, जो बुक्स वगैरह आ रही है वो पेपर से तो बन रही है, तो इसको अगर रिसाइकल कर लिया जाए तो लगभग हम कुछ ना कुछ अपनी जो है सपोर्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए वापस जो हमारे घरों के अंदर रद्दी वगैरह, हम बात कर सकते हैं कि जो पेपर वगैरह आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको वापस से रिसाइकल होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम देखते हैं, पेपर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, द मेन सोर्स ऑफ सेल्यूलोज इज वुड पल्प। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सेल्यूलोज का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो लकड़ी है, वुड पल्प है। पल्प इज सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द ट्री टू ऑब्टेन वुड पल्प। नेक्स्ट, वी नीड टू हार्वेस्ट ट्री, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉरेस्ट वगैरह या ट्री वगैरह को क्या करना होता है, काटना होता है। पेपर इज वन ऑफ द फ्यू कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स दैट आर फेयरली इजी टू एक्सपेंसिव टू रिसाइकल। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पेपर की रिक्वायरमेंट है तो इसको इजीली रिसाइकल किया जा सकता है आज के टाइम पे। द पेपर इज देन शॉर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईच पेपर क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ रिसाइकल। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में, ताकि उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the pulp is now ready to made into paper, is either used to as much or mixed with a wood fiber called virgin fiber to give strength and smoothness. Water is drained out of the pulp by passing it through a wire screen. Next हम बात करें, the fiber begins to form a sheet which passes through प्रेस रोलर्स। कहने का मतलब जो बहुत जो रोलर वगैरह होंगे उसको प्रेस कर दिया जाएगा, ताकि क्या हो सके, बिल्कुल वो एक प्लेन के अंदर हो जाए, एक प्लेन के अंदर वो वापस से अपनी शेप ले ले। द पेपर ऑब्टेन्ड इज फॉर्म्ड इनटू द रोल एंड रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन। और इस तरीके से जो पेपर बना है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और हमारे यूज के लिए वो मार्केट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर वो खत्म हो गया है, ओके। और अब हमें जो देखना है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह के ऊपर अपन बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए, आज अगर हम बात करें तो हमारा 8th क्लास के कितने चैप्टर हो चुके हैं, सेल वाला चैप्टर हो गया है। इसके अलावा हमारा एक और चैप्टर कौन सा था, रिप्रोडक्शन वाला हो चुका है। और एक और चैप्टर हमारा कौन सा हो गया है, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ रिवीजन वाली बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है, ओके। थैंक यू वेरी मच।